हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई पूरे जोरों शोरों से पूरा दम लगा के चल रही होगी। बच्चों, आपकी उस पढ़ाई को थोड़ा सा और इनहेंस करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पे एनसीईआरटी के असर्शन रीजन्स के क्वेश्चन। क्लास 12th के सारे चैप्टर को कवर करते हुए ये असर्शन रीजन बनाए गए हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम टॉपिक को भी ये कवर करेंगे। तो बिना टाइम को और वेस्ट किए हुए मैं सेशन को शुरू कर देता हूं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो चैप्टर हमने लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं कि सबसे ज्यादा हार्ड जो चैलेंज होता है असर्शन रीजन को लगाते समय वो यहां पे आता है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और वो सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मगर वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन सही है और रीजन गलत है, असर्शन सही है, या फिर दोनों के दोनों गलत हैं। इन चारों में आप जो फंसते हो वो कहां कहां फंसते हो कि इन दोनों वाले पार्ट में फंसते हो कि वो रिलेटेड है कि नहीं। दोनों के असर्शन रीजन दोनों सही है, मगर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज से बचने के लिए बस छोटी सी चीज याद रखना, और वो है बिकॉज लगाना। बस यहां पे आपको असर्शन पढ़ते समय बिकॉज लगाना है। राइट, आपको बस यहां पे क्या लगाना है, बिकॉज लगाना है। राइट, बस बिकॉज लगा देना, और आप फिर रीजन पढ़ना, आपको सही आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, टेक द टाइम कि असर्शन क्या है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल फॉर्म। पॉलन ग्रेन बहुत अच्छे से फॉसिल फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि अब रीजन पढ़ रहे हो तो हमेशा क्योंकि लगाना, बिकॉज लगाना। आउटर हार्ड लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। और जब आप असर्शन और रीजन को पढ़ें, दोनों में अगर सिंक्रोनस कंडीशन है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, पूरा स्टेटमेंट, रीजन स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा है, तो समझना कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर उनमें कोई सिंक्रोनस नहीं है तो बस समझ जाना कि उनमें कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। यहां पे थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने पहले ही बहुत ईजी सा क्वेश्चन इसीलिए रखा है कि आप समझ पाओ इसको इजीली। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पॉलन ग्रेन है वो वेल प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल फॉर्म में। क्यों वेल प्रिजर्व रहते हैं? क्योंकि उनकी आउटर हार्ड लेयर स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, जो कि एंजाइम रेजिस्टेंट होती है, कई सारे उसके भी फीचर है। तो यहां पे जो बेटा आपका आंसर आएगा वो पहला ही आ जाएगा कि इफ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट असर्शन देखिए, असर्शन इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज pollen tablet are being used as food supplement। वेस्टर्न कंट्रीज में जो पॉलन की जो टैबलेट्स है वो सप्लीमेंट की तरह यूज होती हैं, बिकॉज क्योंकि पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। सही बात है, क्योंकि पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो आप देखिए, समझिए, टाइम लीजिए थोड़ा सा सेकंड्स का, और आंसर करिए क्या आएगा। यस, यू आर करेक्ट, ए आंसर आएगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहां पे बेटा आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन दिया है 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियो सैक आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। आप जब एम्ब्रियो सैक को देखते हैं तो उसमें से 6 क्या होते हैं? 6 न्यूक्लियस आप अपनी अपनी सेल बना लेते हैं, 2 न्यूक्लियाई रह जाते हैं सेंटर में। राइट, तो 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। रीजन क्या बोल रहा है? दीज 6 सेल आर सराउंडेड बाय सेल वॉल इंडिपेंडेंटली। क्या बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो 6 सेल होती हैं सेल वॉल के थ्रू प्रॉपरली कवर रहती हैं। आउट ऑफ 8 अगर आप देखें तो ये जो 6 हैं ये प्रॉपर तरीके से सेल वॉल से कवर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्योंकि रीजन आप देखो, बिकॉज लगा के यहां पे चेक करो, अगर रीजन रिलेटेड ना हो तो आपका बी आंसर आ जाएगा, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही यही होता है। आप बस बिकॉज लगा के रीड करो कि 6 जो है 8 में से वो क्या होती है? वेल ऑर्गेनाइज सेल में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जो 6 सेल हैं वो क्या होती है? सेल वॉल से भी अलग अलग इंडिपेंडेंटली कवर हो जाती है। यस, दिस इज द रीजन। तो आप यहां पे देखोगे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट। एक ओव्यूल में सिंगल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अकर इन माइक्रोस्पोर। देखो, ये तो एकदम एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बात लिखी हुई है कि उसका माइक्रोस्पोर पे तो नहीं होता। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में जब असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ये देखो, ये दोनों तो वैसे ही एक्सक्लूड आउट हो जाएंगे। इफ असर्शन इज ट्रू द रीजन इज फॉल्स, यहां पे ये वाली बात आएगी सामने निकल के।
बच्चों असर्शन रीजन नीट के एग्जाम में आप 24 को टारगेट कर रहे हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वो है जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है, जहां ज्यादा घुमा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां आते हो, या तो पहले दूसरे में या तो फिर इनमें। और जब आपका रीजन गलत हो तो तुरंत आप पहले दूसरे को तो छोड़ ही दो, फिर इनमें आ जाओ कि रीजन गलत है और असर्शन सही है। तो आंसर यहां पे बेटा हमारा सी हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गाइडेंस ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द सिनर्जिड इज परफॉर्म बाय फिलीफॉर्म apparatus। ओके, कि जो गाइडेंस है पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है, सिनर्जिड गाइड करते हैं, परफॉर्म बाय फिलीफॉर्म apparatus। नीचे साइड में फिलीफॉर्म apparatus आपको देखने को मिलेगा, है ना, एग सेल के दोनों साइड में। फिर रीजन दे रहा है कि फिलीफॉर्म apparatus इज सेल्यूलर थिकनिंग। फिलीफॉर्म apparatus क्या है, सेल्यूलर थिकनिंग है एट द चलाजल एंड। क्या वो चलाजल एंड पे होगा, नहीं बेटा, वो माइक्रोपाइल एंड पे होगा, अपोजिट टू द सिनर्जिड। यहां पे गलत कर दिया इसने, यहां पे भी इसने गलती कर दी। तो आप क्या बोलोगे कि असर्शन अगर सही है तो रीजन गलत है। यहां पे भी क्या आएगा बेटा, अगर असर्शन सही है तो रीजन यहां पे गलत है। और मैं मेंशन भी कर रहा हूं क्यों गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन दिया है एग सेल अलोंग विद सिनर्जिड सेल फॉर्म अ एग apparatus। काफी हद तक सही लग रही है ये बात तो, कि एग सेल अलोंग विद द सिनर्जिड फॉर्म एग apparatus। एग apparatus इज प्रेजेंट एट माइक्रोपाइल एंड। अब यहां पे समझना, यहां पे थोड़ा सा क्रस्क आता है। जो मैं डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा था, देखो धीरे धीरे मैंने बढ़ाया भी है। असर्शन आपने पढ़ा कि एग सेल क्या सिनर्जिड के साथ क्या बना रही है, एग सेल apparatus बना रही है, क्योंकि बिकॉज क्या इसलिए बना रही है कि एग apparatus माइक्रोपाइल एंड पे होता है, नहीं, ये वो क्वेश्चन है जहां पे रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द टफेस्ट पार्ट इन AR क्वेश्चन। असर्शन और रीजन क्वेश्चन में ये वाला पार्ट सबसे हार्ड हो जाता है, जब आप ये एनालाइज करो कि असर्शन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। और वो तभी आप कर पाओगे जब बीच में बिकॉज लगाओगे और पूरा पढ़ के देखोगे। जैसे मैं इसको पढ़ के देखूं कि एग सिनर्जिड के साथ मिलकर एग apparatus बनाता है, क्योंकि एग apparatus माइक्रोपाइल एंड पे होता है। क्योंकि माइक्रोपाइल एंड पे होता है इसलिए वो बनाता है, नहीं। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। सो द आंसर विल बी बी। थोड़ा सा यहां पे डिफिकल्टी लेवल आ जाता है, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन दिया है फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। फ्लावर जो होते हैं खूब सारे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन को क्रिएट करते हैं। रीजन दे रहा है कि कांटेक्ट ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा इज चांस फैक्टर इन एबायोटिक पॉलिनेशन। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल सही बात है। फ्लावर इसीलिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज करता है कि कोई ना कोई तो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाएगा ना। यस, इसीलिए करता है। तो यहां पे अगर बिकॉज लगाओगे तो आप समझ जाओगे दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस लाइन है। इसीलिए अगर असर्शन और रीजन सही है तो रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स, आंसर ए ही आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे असर्शन दे रहा है एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर एडेप्टेड टू द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। ओके, चलिए मान लेते हैं ये बात तो सही है कि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें क्या देखते हो कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पीसीज उसको क्या करती है, पॉलिनेट करती है। रीजन इसका ये दे रहा है, इसलिए ऐसा होता है बिकॉज सम प्राइमेट रेप्टाइल आर एनिमल पॉलिनेटर। देखो अब यहां पे देखो दोनों चीजें सही हैं, मगर आपको ये एनालाइज करना है क्या इनमें रिलेशन है, क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यहां पे आप नहीं देखोगे, क्योंकि एनिमल पॉलिनेशन जो करते हैं फ्लावर्स के केस में वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज से रहते हैं, क्योंकि सम रेप्टाइल आर एनिमल पॉलिनेटर, इसलिए नहीं, दिस इज नॉट द रीजन। तो आप क्या देखोगे, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट यहां पे वो उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई बी विल बी द आंसर। बच्चों अगर सेशन आपको प्यारा लगे, अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो, अगर ये सेशन आपको हेल्प कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि यस सर हमको मजा आया, बिकॉज आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अब यहां पे हमने पहला चैप्टर खत्म किया, मैक्सिमम असर्शन रीजन वहां से कवर करने की कोशिश की। अगले चैप्टर पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जेनेटिक्स का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। असर्शन दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन टू होमोजाइगस एलिलिक जीन। दो होमोजाइगस एलिलिक जीन, मान लो टॉल डॉर्फ के बीच में हम कर रहे हैं, राइट। मोनोहाइब्रिड इज ऑब्टेन प्रोजेनी हैविंग होमोजाइगस जीन। जब यहां पे हम पहली जनरेशन आएंगे तो ये होमोजाइगस मिलेगी, नहीं,
ये होमोजाइगस नहीं मिलेगी। तो आप क्या देखोगे, असर्शन तो यहां पे सर सही लग रहा है मगर रीजन यहां गलत है। ऐसे क्वेश्चन करना ज्यादा आसान होता है जहां पर रीजन गलत हो, रीजन गलत है तुरंत आपका सी आंसर आ जाता है। आ रही बात समझ में? इस पर्टिकुलर वीडियो का भी टास्क यही है कि आपके माइंड में असर्शन रीजन का डर निकल जाए, क्योंकि काफी बच्चे असर्शन रीजन से डरते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनते ही बनते हैं बच्चों। तो यही क्रस्क बताने की कोशिश कर रहा हूं कि असर्शन रीजन अगर रिलेट नहीं है तो आप यहां पे बिकॉज लगाओ और उसको एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। तो आप देखेंगे कि यहां पे आपका आंसर सी आ जाएगा। बताइए क्लियर है इतना? यस सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन दिया है हेट्रोजाइगस प्लांट आर हाइब्रिड इन नेचर, कि जो हेट्रोजाइगस प्लांट हैं वो हाइब्रिड नेचर के होते हैं बिकॉज हाइब्रिड कंटेन एलील दैट एक्सपेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, हाइब्रिड के पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, राइट। कैरेक्टर तो मान लो हाइट ही है मगर एक टॉल है एक डॉर्फ है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। बिकॉज लगा के जब आप रीड करेंगे तो आप देखोगे यस, असर्शन को जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असर्शन बोल रहा है टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट फ्रॉम F2, ठीक है सही बात है, विद द डॉर्फ प्लांट, विद द डॉर्फ आप मेंशन कर सकते हो यहां पे किसके साथ कर रहा है, विद द डॉर्फ ऑफ द पेरेंट, जो डॉर्फ प्लांट है बोल दो या फिर रेसेसिव पेरेंट बोल दो। बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो काफी हद तक सही है भाई। रीजन क्या बोल रहा है इसका कि टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट ऑफ F2। बिल्कुल सही बात है, हम टेस्ट क्रॉस करते क्यों है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये होता है और हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि ये जीनोटाइप पता करना होता है। तो बिल्कुल यहां पे असर्शन और रीजन लिंक भी लग रहे हैं, सिंक्रोनाइज भी लग रहे हैं। जब आप बिकॉज लगा के इसको रीड करोगे देन यू विल फाइंड द आंसर इज ए। आंसर यहां पे ए ही आ जाएगा बेटा, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए समझिए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मल्टीपल एलील आर दोज हैविंग मोर देन 2 एलील। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें, ए भी है बी भी है और ओ कंडीशन होती है, मल्टीपल एलील है। दीज ऑल एलील रिप्रेजेंट सेम कैरेक्टर, क्या ये सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज ऑल एलील रिप्रेजेंट सेम कैरेक्टर, हाँ भाई ये बात तो सही है कि सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है भाई, ब्लड ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट क्या असर्शन और रीजन में कोई रिलेशन है? जब आप असर्शन को रीजन से रिलेट करोगे तो रीजन रिलेट नहीं हो रहा है। तो इफ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हो, यहां पे रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि डोमिनेंस इज ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। क्या मतलब ऑटोनॉमस फीचर है? पहले से ही कंफर्म होता है कि डीएनए ये डोमिनेंट नेचर का रहेगा, यहां पे ऑटोनॉमस फीचर रहेगा। नहीं भाई, ये एकदम गलत बात लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, एकदम गलत लिखा है। डोमिनेंट जीन इज मॉडिफाइड एलील ऑफ जीन। क्या वो मॉडिफाइड जीन होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोनों स्टेटमेंट यहां पे एनालाइज करोगे कि असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, गलत हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, तो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपका खर्च करते हुए आपको असर्शन रीजन पूरी की पूरी बायोलॉजी की क्लास 12th बायोलॉजी का कवर करा दूं। यही मोटो है हमारा इस वीडियो का। आंसर यहां पे डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय मेंडल आल्सो कॉल्ड एज मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह सकते हैं? यस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 पेयर ऑफ ट्रेट प्रेजेंट इन द हाइब्रिड सो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेट करो, सही बात है, और वहां पे यही बताया जाता है कि जो गैमीट है टॉल वाला डॉर्फ के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है, डॉर्फ वाला टॉल के साथ भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। तो आप जब बिकॉज लगा के जब इसको रीड करोगे देन यू विल फाइंड कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और वो उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मॉर्गन फाउंड ड्रोसोफिला वेरी सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ वेरिएशन। आप याद करो, मेंडल ने अगर मटर पे काम किया है तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम किया है, राइट। अगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं तो मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडल जेनेटिक्स बोलते हैं, राइट, मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि असर्शन कि उन्होंने ड्रोसोफिला को चूज किया था क्योंकि उसमें वेरिएशन आप इजीली देख सकते हो कि मेल जो है उसको फीमेल से बहुत तरीके से अलग है, आप उसके बारे में बात करते हो, एज वेल एज उसको इजीली ग्रो करा सकते हैं। तो उन्होंने इसको चूज क्यों किया? बिकॉज ड्रोसोफिला इज वेरी इजी टू ग्रो इन द लेबोरेटरी ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन दिखी हुई है। तो आप यहां पे बिकॉज लगा के जब रीड करेंगे तो यू विल फाइंड के असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और असर्शन रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लिंकेज इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है भाई, एक क्रोमोसोम पे मान लो ये दोनों जीन कितने पास पास है, इसी को अपन बोलते हैं लिंकेज जीन, इसी को लिंकेज बोलते हैं। ये लिंकेज जीन है या लिंक्ड जीन है, तो ये बात तो सही है कि फिजिकल एसोसिएशन की बात हो रही होती है। स्टडी ऑफ लिंकेज वाज डन बाय मॉर्गन ऑन वाई क्रोमोसोम। नहीं बेटा, ये एक्स क्रोमोसोम था ऑफ ड्रोसोफिला, याद करिए। तो एसर्शन यहां पे ट्रू हो जाएगा, रीजन यहां पे गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एसर्शन दिया इन बर्ड्स फीमेल इज वन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ प्रोजेनी। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में आप फीमेल को देखें तो वो सेक्स को डिटरमाइन करती हैं। बिल्कुल सही बात है। इन बर्ड्स फीमेल शो हेट्रोगैमी। यस, इसीलिए क्योंकि फीमेल जो होते हैं वो हेट्रोगैमी शो करती हैं, इसीलिए वो डिटरमाइन करती है। ह्यूमंस के केस में देखो, ह्यूमन के केस में जो मेल होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन शो करते हैं, क्योंकि उनमें एक्स वाई होता है, इसीलिए यहां पे मेल डिसाइड करेंगे। राइट, पुरुष प्रधान होता है यहाँ पे, है ना, वहां पे महिला प्रधान होती है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि महिला डिसाइड करेगी, फीमेल डिसाइड करेगी कि मेल होगा कि फीमेल होगा, क्योंकि उसके पास हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है। सो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सही है। बिकॉज लगाओगे देन यू विल फाइंड कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, सही है, और एक दूसरे को वो एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस बाय पेडिग्री एनालिसिस। क्या हम मेंडेलियन जो कैरेक्टर है उनको एनालाइज कर सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर को ट्रेस कर सकते हैं पेडिग्री से? कर सकते हैं। क्या यहां पे बिकॉज लगाना? बिकॉज मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रेसेसिव। हम इसलिए एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट या रेसेसिव होते हैं, इसलिए नहीं, वो डोमिनेंट रेसेसिव तो बाय डिफॉल्ट ही होते हैं। तो एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि एसर्शन यहां पे इसी की वजह से है। राइट, तो आंसर बेटा यहां पे आंसर आपका बी आ जाएगा। राइट, आ रही है बात समझ में? जल्दी से थंब बना दो, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया दिल विल बना दो, है ना। चलो भाई अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। यहां पे दो मेजर चैप्टर आपने कवर कर लिए, मॉर्फोलॉजी वाला कर लिया, जेनेटिक्स कर लिया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोले तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके डीएनए के जेनेटिक मटेरियल वाली सर्च से है कि असर्शन दिया हुआ है इन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्सले एंड चेन्स बैक्टीरिया दैट वाज इन्फेक्टेड विद वायरस। वो बैक्टीरिया जिसको हमने वायरस से इन्फेक्ट किया था हैड रेडियो एक्टिव डीएनए। सही बात है, उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था। बिकॉज आप आगे देखो, बिकॉज डीएनए वाज जेनेटिक मटेरियल एंड गॉट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। ये बात भी सही है, क्योंकि जो डीएनए था वो जेनेटिक मटेरियल है और वो पास हुआ किसमें? आगे वायरस में। सो यहां पे आप देखोगे एसर्शन भी सही है, रीजन भी उसका सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असर्शन दिया है आरएनए कैन इजीली एक्सप्रेस इन द कैरेक्टर बाय प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए इजीली एक्सप्रेस हो पाता है प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में। सही है। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात भी सही है कि डीएनए डिपेंड होता है आरएनए पे, किस बात के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए, क्योंकि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा। मगर क्या ये दोनों रिलेट कर रहे हैं? रिलेट तो नहीं कर रहे। कि आरएनए कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए इजीली प्रोटीन सिंथेसिस करा सकता है, डीएनए डिपेंड होता है आरएनए पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। दोनों ही बातें सही है, बट दोनों में कोई खास रिलेशन आप जब चेक करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पे आंसर क्या होगा बेटा? बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब टू आरएनए। नहीं भाई, दोनों ही डीएनए ट्रांसक्राइब हो सकते हैं। इससे भी आरएनए बन सकता है, इससे भी आरएनए बन सकता है। बोथ डीएनए स्टैंड एक्टिंग एज टेम्पलेट। क्या दोनों के दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे? नहीं, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, एक कोडिंग की तरह काम करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट में आपको गलतियां मिल जाएंगी। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। दोनों के दोनों क्या है भाई? यहां पे गलत हो जाएंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। रेप्लिकेशन प्रोसेस इंक्लूड द मेन एंजाइम नेम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल सही बात है कि यहां पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, बिकॉज पॉलीमरेज एंजाइम यूज डीएनए टेम्पलेट फॉर कैटलाइजिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। रीजन भी यहां पे सही है बच्चों। असर्शन भी देखो तो असर्शन भी सही है, और इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए रीजन भी है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए, कि असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा, और बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द मोनोसिस्ट्रोनिक जीन इंक्लूड इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। जो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन होंगे उनमें क्या होगा भाई? इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होंगे। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब वहां पे एक जीन है, एक जीन से एक प्रोटीन बनेगी, और यहां पे क्या देखोगे? इंट्रॉन मिलेंगे खूब सारे।
यूकैरियोटिक कंटेन स्प्लिट जीन। देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट यहां पे कोई बिकॉज वाली कंडीशन नहीं आ रही, बिकॉज यूकैरियोटिक कंटेन स्प्लिट जीन नहीं भाई, बिकॉज दोनों बात सही है मगर इनमें कोई रिलेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन वाली बात पे तो नहीं आ रहे हैं, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। गॉट इट, वेरी गुड। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू सिग्मा फैक्टर एंड स्टार्ट इनिशिएशन। बिल्कुल सही बात है कि जब इनिशिएशन होता है तो यहां पे आप क्या देखोगे, इस पर्टिकुलर रेप्लिकेशन वाले इस पर्टिकुलर स्प्लिट में क्या देखते हो कि यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी आरएनए पॉलीमरेज की, राइट, और वो यहाँ पे आरएनए को बनाना स्टार्ट करेगा, राइट, वो आपको इस तरीके से प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए दिखेगा। आप बहुत ज्यादा आगे मत जाओ, मगर यहाँ पे आप क्या देखोगे, इस प्रोसेस में जब आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा तो वो आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर ही इनिशिएट कराता है प्रोसेस को, याद करो। तो ये बात तो सही है कि उसको सिग्मा फैक्टर की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है सर, एकदम जरूरत है, बिना सिग्मा फैक्टर के वो काम करेगा ही नहीं। एंड सिग्मा फैक्टर रिमूव आफ्टर टर्मिनलाइजेशन नहीं, आफ्टर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। याद आ रहा है कि सिग्मा फैक्टर शुरुआत में जुड़ता है और प्रोटीन थोड़ी सी बन जाती है, हट जाता है, वो लास्ट में जाकर नहीं हटता, लास्ट में तो रो फैक्टर आता है जो एंड करवाता है प्रोसेस को। तो बेटा असर्शन सही है यहां पे मगर रीजन गलत है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कुड बी कपल्ड प्रोसेस। बैक्टीरिया के केस में ट्रांसलेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है कपल्ड प्रोसेस है, बिकॉज बैक्टीरिया हैज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया में कोई साइटोसोल और न्यूक्लियस का कैटेगराइजेशन वाली कंडीशन नहीं होती, इसीलिए दोनों कपल प्रोसेस है। सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक कोडॉन आर डीजेनरेट। जेनेटिक कोडॉन क्या है बेटा, डीजेनरेटिव नेचर शो करते हैं। यहां पे बोला जा रहा है रीजन क्या है, वन कोडॉन कैन कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड। ये बात नहीं, बात क्या होगी, मोर देन वन कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, राइट। मोर देन यहां पे होगा, ये ओनली वन नहीं होगा, मोर देन वन होगा। तो बच्चों यहां पे असर्शन सही है मगर रीजन क्या है बेटा, गलत है। रीजन क्या है यहां पे, गलत है, दैट्स व्हाई आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए फिर। असर्शन दिया जा रहा है यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन अकर बिकॉज ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ सिंगल बेस पेयर। जो पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है वो लॉस की वजह से हो रहा है। लॉस किस में हो रहा है भाई, लॉस और गेन ऑफ सिंगल बेस पेयर। पॉइंट म्यूटेशन अकर इन स्ट्रक्चरल सेगमेंट। देखो दोनों ही बातें सच है मगर कोई खास रिलेशन नहीं है ना, दोनों ही बात सच है। ये पता है कौन सी वाली कंडीशन हो रही है, ये वो वाली कंडीशन है कि सूरज पूरब से निकलता है, धरती के अंदर मैग्मा है। कोई गलत बात नहीं है, दोनों ही गलत बात नहीं है, मगर क्या मैग्मा का उससे कोई रिलेशन यहां पे शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा। तो दोनों ही बातें सही हैं मगर कोई रिलेशन शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा। तो बेटा वही वाली सिचुएशन है, वही सिचुएशन यहां पे होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई इसी बात पे कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट कैन नॉट गो फॉर ट्रांसलेशन डायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है कि जो डीएनए है, डीएनए जो आरएनए बन के आया ये एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए को, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को आप मैच्योर एमआरएनए बनाओगे, मैच्योर करोगे तब वो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस में, राइट। बिकॉज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल इन नेचर। सही बात है, अभी ये नॉन फंक्शनल है तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए की जो रीजन है वो भैया एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर इन लैकोपेरॉन। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जानता है इस चीज को, है ना। लैक्टोज रेगुलेट द स्विच ऑन एंड ऑफ इन द प्रोसेस। ये भी बात सही है, बिकॉज वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर पाता है इसीलिए तो वो रेगुलेटर है। यहां पे जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है प्रोसेस को। इज इट क्लियर। तो बच्चों यहां पे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी खत्म हुआ। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ और वो है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कर्ड इज कोएगुलेटेड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोटीन। कर्ड क्या है, यस ये बात सच है कि पार्शियली डाइजेशन की कंडीशन चलती है। कर्ड हैज ग्रेट न्यूट्रिशन क्वालिटी एज वेल एज विटामिन बी। ये अगेन वही वाली बात हो गई कि देखो ये भी सही है, ये भी सही है मगर कोई अता पता नहीं है कि दोनों रिलेट है कि नहीं, राइट। तो यहां पे आप आंसर बी की तरफ जाओगे कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है मगर दोनों में कोई खास रिलेशन नहीं है सर यहां पे। अगला देखिए, सैक्रोमाइसी इज
बोथ ब्यूअर्स ईट एंड बेकरीज, सबको पता है दारू बनाने में भी काम आती है और ये ब्रेड बनाने में भी काम आती है, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज सैक्रोमाइसिस यूज बोथ बेकरी एज वेल एज एल्कोहलिक प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो दोनों की दोनों प्रोसेस में यूज हो जाती है, इसलिए वो दोनों जगह आएगी, आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इज बीइंग डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन, कि आपके घरों से निकलने वाली जो गंदगी है आप डायरेक्टली किसमें, नाले में, और नाले से सीधा रिवर में फेंक दे रहे हो। क्यों फेंक दे रहे हो? बिकॉज द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैव नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटी, इस लार्ज क्वांटिटी को वेस्ट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, इसीलिए वो सीधा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। रीजन भी सही है, यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर पा रहा है इसको, ठीक है, असर्शन को वो एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर आर लार्ज टैंक हैविंग लार्ज पार्ट ऑफ इनोकुलम। बेटा इनोकुलम हमेशा थोड़ा सा होगा, तो ये गलत बात है। रीजन इसका क्या दे रहा है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर हैव एनारोबिक बैक्टीरिया दैट डाइजेस्ट ओनली फंगस फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज से तो करेगा ही नहीं भाई, तो दोनों की दोनों गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर गलत। ध्यान से देखेंगे, रीड करेंगे, देन यू विल फाइंड कि डी आंसर यहां पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद प्लांट, हायर प्लांट, वेयर बोथ गेट बेनिफिटेड फ्रॉम एसोसिएशन। सही बात है, एकदम सही बात है, दोनों को फायदा होता है। रीजन दे रहा है, प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न डिसीज। ये जो प्लांट है इस एसोसिएशन में रूट बॉर्न डिसीज से क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, ये बात भी सही है, मगर इन दोनों का कोई खास रिलेशन आप नहीं देखोगे कि बेनिफिट मिलता है दोनों को, बिकॉज प्लांट हैव एसोसिएशन शो रेजिस्टेंट, तो यहां पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि इनमें रिलेशन नहीं है। देखो कभी कभी आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होगा कि आपको लगेगा बात तो फंगस की हो रही है, इधर भी बात फंगस की हो रही है, मगर क्या वो जो ऊपर वाली बात हो रही है वो नीचे वाली बात के ही बारे में चल रही है। अगर ऊपर वाली बात अलग है, ऊपर वाला स्टेटमेंट अलग है, नीचे वाला अलग है, तो भाई दोनों में रिलेशन नहीं है, समझो बात को, ठीक है। दोनों को, फंगस को और इसको एसोसिएशन से फायदा मिलता है, वो अलग बात है, राइट, बिल्कुल सही है। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शोइंग रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न डिसीज, प्लांट जो इस एसोसिएशन से रूट बॉर्न डिसीज से क्या मिलता है, उनको फायदा मिलता है, क्योंकि रूट बॉर्न डिसीज नहीं होती। बेटा यहाँ पे फंगस की बात नहीं हो रही, मगर यहाँ पे देखो प्लांट की बात कर रहा है, ऊपर फंगस की मेनली बात कर रहा है। अगर नीचे भी फंगस की बात करता और बताता कि फंगस को इस तरीके से फायदा होता तो सही था। ऊपर किसकी बात कर रहा है? माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड प्लांट वेयर बोथ गेट बेनिफिटेड, तो फंगस की बात हुई, माइकोराइजा में फंगस की बात हुई। यहां पे सिर्फ उसने प्लांट की बात की, यहां प्लांट के साथ साथ फंगस की भी बात करता तो मैं इसको सही कर देता, दोनों रिलेटेड है, राइट, इसलिए बी आंसर आएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमने नेक्स्ट टॉपिक की भी खत्म कर ली बात। अब हमारा आएगा इकोलॉजी का पोर्शन, और इकोलॉजी में भी हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। बच्चों नो डाउट मैंने यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रखे कि आपको परेशान ही कर दूं, राइट, मगर मैंने आपको जो हिंट देनी थी वो हर चैप्टर की आपको पहुंच पा रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इकोलॉजी 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल सही बात है भाई, वो रिलेटेड है एक बार को। पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ स्पीसीज शेयरिंग सिमिलर रिसोर्स, ये बात भी सही है, मगर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है भाई, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इन दोनों में आप क्या देखोगे कि कोई खास रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेथ एंड डेथ रेट बोथ आर एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। बेटा डेथ रेट तो है मगर डेथ नहीं है। बर्थ रेट इज एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल, नहीं भाई, बर्थ रेट इंडिविजुअल का नहीं, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, तो दोनों के दोनों यहां पे गलत हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। सही बात है, अगर आप किसी भी दिल्ली की बात करो तो वो स्टैटिक नहीं है, कभी कुछ बिहार से आ जाता है, कभी कोई झारखंड से आ गया है ना, कभी कोई उत्तर प्रदेश से आ गया, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है ना, बिहार सबसे आगे इनमें, तो स्टैटिक तो है ही नहीं। क्यों स्टैटिक नहीं है? बिकॉज, यहां पे बिकॉज लगाओ, साइज ऑफ पॉपुलेशन कीप चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो वो स्टैटिक नहीं है, इसीलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? अगला देखो, असर्शन क्या बोल रहा है? बैम्बू रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जानता है कि जो बंबू है, जिस बंबू की बात करते हैं लोग, वो लाइफ में एक ही बार पैदा होता है, राइट।
लाइफ में वो पैदा भी एक बार होता है और वो पैदा करता भी एक बार है। सिमिलर मैनर में पैसिफिक सैल्मन फिश रिप्रोड्यूस मेनी टाइम, नहीं बेटा वो भी एक बार ही करती है इन देयर लाइफ टाइम। तो ये गलत हो गया, असर्शन सही है, रीजन गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आंसर आ जाएगा सी। सी आंसर यहां पे उभर के सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेलेजिक फिश रिप्रोड्यूस स्मॉल साइज लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। पेलेजिक जो फिश है वो स्मॉल साइज के लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। यस सर। मैमल रिप्रोड्यूस लार्ज साइज स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये बात भी सही है भाई, ये बात भी आपको सही मिलेगी, राइट। आप देखो कि दोनों के दोनों बात एक रिलेटेड में ही कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सिंगल टाइम के ही बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन से ही आप देखोगे यहां पे रिलेट कर रहे हैं। तो आंसर अपना ए आ जाएगा भाई। अगले किस तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सोटिक स्पीसीज बिकम इनवेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट। जो एक्सोटिक स्पीसीज होंगी वो क्या करती हैं, इन्वेजन करना शुरू कर देती हैं और बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं, राइट। एक्सोटिक स्पीसीज डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेशन इन द इन्वेडिव लैंड। वो इतनी तेजी से अटैक किस लिए कर पाती है, इतनी तेजी से अटैक इसीलिए कर पाती है क्योंकि उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। दैट्स वाई, हाँ इसीलिए आप देखोगे असर्शन भी सही है, एक्सोटिक स्पीसीज बिकम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज एक्सोटिक स्पीसीज डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। यस, उनका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, समझ पा रहे हो, इसीलिए वो इतने एग्रेसिवली काम करना शुरू कर देती है। यहां पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ, वर्ड दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की भी बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम में देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर। यस, बच्चा जानता है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। जो हर्बीवोर जो होते हैं, जो जिनको हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे बात करते हैं, जो क्या है ऑटोट्रॉफ के बाद कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, उन्हीं की बात करते हैं, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देंगे। यस, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा जरा यहाँ पे देखो कि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो कंज्यूमर के द्वारा बनती है, क्योंकि बिकॉज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या, क्योंकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ प्रोडक्शन है। ये तो भाई डेफिनेशन की बात कर रहा है और वो कंज्यूमर की बात कर रहा है ना, दोनों में रिलेशन नहीं है। बी आंसर आ जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि अर्थवॉर्म कैरी आउट द प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सही बात है, अर्थवॉर्म फ्रेगमेंटेशन करता है। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि अर्थवॉर्म फ्रेगमेंटेशन कैसे करता है, अर्थवॉर्म क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल में। समझ रहे हो बात को, क्या करता है वो स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर देता है। तो इसी रेस्पेक्ट में आप दोनों के रिलेशन को भी मेंशन कर पा रहे हो। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमस क्या होगा भाई, यहां पे ह्यूमस की बात करते हैं। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन। सही बात है। ह्यूमस इज लाइट, नहीं भाई ये डार्क होगा, डार्क कलर। तो बस ये गंदी बात कर दी इसने, गलत कर दिया यहां पे। असर्शन सही है, रीजन यहां पे गलत है। आंसर सी आ जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। द सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम। ठीक है सर, मान लेते हैं अर्थ पे क्या है भाई, एक अकेला सूरज है। सन इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप ओशियन थर्मल। इसको देखो जरा कि जो सन है वो सन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है डीप सी में, वहां पे हाइड्रोथर्मल वेंट होती है। यस सर, यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट होती है, मगर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। असर्शन रीजन सही जरूर है, मगर कोई खास यहाँ पे रिलेशन नहीं दिख रहा कि असर्शन इकोसिस्टम में पूरे में काम कर रही है, धरती में काम नहीं कर रही। तो ये रीजन दे रहा है कि अगर ये बोलता कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर अर्थ, क्योंकि सन प्रोवाइड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सरफेस, तो वो सरफेस की बात कर रहा हो, तो एक तरफ ऊपर सर की बेस की बात कर रहा है, नीचे मैग्मा की बात कर रहा है, तो ये गड़बड़ हो गई बात। तो यहाँ पे रिलेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में। अब अगला देखो, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। सही बात है, बायोमास जो यहाँ पे जो फोटोट्रॉपिक जो स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर होते हैं वो कम होते हैं, उनसे ये ज्यादा होंगे और ये सबसे ज्यादा होंगे। फिशिस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। तो इसमें देखो बायोमास ऑफ फिशिस इज फार एक्सीड देन द फाइटोप्लैंक्टन। बिल्कुल सही बात है, फिशिस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, उनका फार इतना ज्यादा, इसीलिए ये इन्वर्टेड है। तो बिकॉज लगा के जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दोनों में आंसर रिलेशन मिलेगा। आपसे क्या बोला जा रहा है कि इसीलिए वो इन्वर्टेड होता है क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का अमाउंट कम होगा, फिशिस का बायोमास ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई द आंसर ए, इसलिए आंसर ए आएगा।
बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। देखो हमने देखते ही देते कितने सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम। बड़ी अगले क्वेश्चन की तरफ, डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की तरफ। और पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने कि जियोलॉजिकल पार्क जो है मींस ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन है। भाई सही बात है, इन सीटू इनसाइड नेचुरल हैबिटेट। जियोलॉजिकल पार्क, आप पार्क में जाओ और शेर को देखो तो वो पिंजड़े के अंदर बंद है, कहने के लिए वो शेर है, कहने के लिए शेर है, मगर अब वो शेर वाली बातें नहीं रही उसमें, क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर बंद है ना, ऐसे करके समझ रहे हो बात को, वो पिंजड़े के अंदर बंद है। तो भाई वो एक्स2 कंजर्वेशन है, बिकॉज स्पीसीज आर कंजर्व फ्रॉम आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट इन एक्स2 कंजर्वेशन कैन प्लेस इन द जियोलॉजिकल पार्क। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज लगा के पढ़ोगे तो ये बोलेगा कि एक्स2 के ही बारे में बताई जा रही है बात। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि की स्पीसीज हैज द सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है, की स्पीसीज जो होती है उनका भी एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है, क्योंकि बिकॉज की स्पीसीज आर नॉट रिलेवेंट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। की स्पीसीज आर नॉट रिलेवेंट टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यहां पे थोड़ी सी गलत बात होगी, राइट, क्योंकि की स्पीसीज नॉट रिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है, ये थोड़ी सी गलत है। तो असर्शन तो सही है, यहां पे रीजन गलत है, क्योंकि वो है रिलेवेंट होंगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अगला देखो, क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक आर यूज्ड टू प्रिजर्व गैमीट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, क्रायोप्रिजर्वेशन में आप क्या देखोगे कि की स्पीसीज जो होती है हमारी, क्रायोप्रिजर्वेशन में क्या देखोगे कि जो हम गैमीट होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं थ्रेटन्ड स्पीसीज को, क्योंकि क्रायोप्रिजर्वेशन कैन प्रिजर्व वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन ऑफ गैमीट फॉर द लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड तक उसको वाइबल रख सकते हैं, सर्वाइव करा सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसीलिए हम उसको उसमें रखते हैं। दैट्स व्हाई द आंसर ए, इसीलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी कैन बी एम फॉर प्रोटेक्शन एट जेनेटिक स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल। जो बायोडाइवर्सिटी है हम उसको एम कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे और इकोसिस्टम लेवल पे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इज टोटल सम ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये दोनों अब अनरिलेटेड हो गई, बिकॉज लगाओगे रिलेशन नहीं मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी हम एम करते हैं जेनेटिक स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल पे, क्योंकि उनका सम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बात दोनों सही है, मगर रिलेशन कोई नहीं मिल रहा इनमें, ठीक है। सबसे ज्यादा अपने पूरे सेशन में क्या देखा, आपने यही देखा कि दोनों रिलेटेड है कि नहीं, और दोनों रिलेटेड है कि नहीं इसका पता कैसे लगा सकते हो, बिकॉज लगा के। बिकॉज लगा के पहला जो सेंटेंस चल रहा है, दूसरा सेंटेंस भी अगर उसी की बात करे तो सही, अगर स्टेटमेंट या सेंटेंस बदलते ही आप किस पे आ जाओगे, दोनों सही हैं मगर कोई रिलेशन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों यहां पे हमारा ये वाला पार्ट फिनिश होता है और आगे एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको और देख लेते हैं। हॉट स्पॉट आर द एरिया ऑफ हाई एंडेमिक एंड हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। यहां पे हाई लेवल ऑफ एंडेमिक एंड हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ सरफेस। ये बात भी सही है कि जो दोनों की दोनों यहां पे जरा एनालाइज करो, दोनों के दोनों क्या एनालाइज करोगे कि हॉटस्पॉट जो है वो एरिया है हाई एंडेमिक स्पीसीज के, एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा मिलेगी, एंड हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस भी मिलेगा। जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वो 2% से भी कम का सरफेस का एरिया कवर करते हैं, सही है, दोनों ही सही है, मगर यहाँ पे आप क्या देखोगे, रिलेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे कोई खास रिलेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके तो यहां पे हमारा ये सेशन खत्म होता है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपने एनालाइज किया होगा पूरे चैप्टर्स को कि किस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस आपने एनालाइज एक चीज और की होगी कि असर्शन रीजन में जो ए और बी वाली बात है वो यहां पे रिलेट करती है, ठीक है। अब आपको मैं यहां पे लास्ट एक क्वेश्चन भी देके जाऊंगा। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि XC2 और जो InC2 के एग्जाम्पल बस बता दो। तीन एग्जाम्पल मेंशन करने हैं सर। XC2 के ये 3 एग्जाम्पल हैं, InC2 के ये 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर ये ना बता पाओ तो नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड कितने हैं, टोटल इन द वर्ल्ड कितने हैं। ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको।
होमवर्क काइंड के जो आपको आंसर करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप आंसर करते हैं तो डेफिनेटली मैं भी आंसर करूंगा और आप हो जाएंगे चैंपियन, परम सर के चैंपियन। बिल्कुल मैं उनको अगली स्लाइड में मेंशन करूंगा, अगली स्लाइड में उनके कमेंट्स को, जिन जिन बच्चों के यहाँ पे कमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है चैंपियंस, आप लोगों के लिए चैलेंज है, आप लोग इनको आंसर करेंगे। तो आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में करने वाले हो और डेफिनेटली करोगे। ठीक है, क्लियर है, जरूर करोगे ना। ठीक है, बहुत प्यारी सी लाइन है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है ना। तो अपनी उड़ान, अपनी मेहनत एक्सट्रीम लेवल पे होगी। ठीक है, देन वी विल क्वालिफाई एग्जाम। ठीक है, चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।